नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं और आज उपस्थित हूं रघुवीर सहाय जी की एक कविता का भावार्थ लेकर, जिसका शीर्षक है लोकतंत्र का संकट। कविता का भावार्थ समझने से पहले हमें कुछ बातों को जानना अति आवश्यक हो जाता है और वे बातें जिनको जानना आवश्यक है वे यह हैं कि बहुत प्रयासों के बाद, लोगों की बहुत सी कुर्बानियों के बाद, या यूँ कहें कि बहुत सी क्रांतियों के बाद विश्व को यह लोकतंत्र का जो उपहार मिला है, जो व्यवस्था राजतंत्र से गुजर कर सामंती व्यवस्था को तोड़कर जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व के बहुत से देशों में पनपी है, उस लोकतंत्र को कैसा संकट सामने दिखाई दे रहा है, या उस कह सकते हैं कि उस लोकतंत्र पर कैसा संकट मंडरा रहा है, उस बारे में रघुवीर सहाय जी ने यह कविता लिखी है। और हमें यह भी समझना होगा कि देखिए, लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, तो सभी जो ये व्यवस्थाएं हैं, वे व्यवस्थाएं दिन भर दिन लोकतंत्र के नाम पर कार्य तो करती हैं, वे दिखाती तो ये हैं कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रही हैं, लेकिन उनका वास्तविक चरित्र इसके बिल्कुल विपरीत होता है। वे लोकतंत्र को विकसित नहीं कर रही हैं, अपितु वे प्रयासरत रहती हैं कि किस प्रकार से इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर किया जाए और स्वयं को राजतंत्र में, तानाशाही में बदला जाए। देखिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं, दो तीन प्रकार के लोग उन व्यवस्थाओं में होते हैं। एक तो वे होते हैं जो किसी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, व्यवस्था में हैं, और वे चुपचाप अपना कार्य करते रहते हैं, ज़्यादा विचार नहीं करते हैं कि लोकतंत्र का विकास हो रहा है या लोकतंत्र को हानि पहुंच रही है, इस बारे में ज़्यादा विचार नहीं करते हैं और चुपचाप रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज में उन्माद फैलाते हैं। उन्माद से अभिप्राय हमारा यहाँ उस विरोध से है जो विरोध अनैच्छिक बातों के लिए किया जाता है, अनपेक्षित बातों के लिए, अवांछित बातों के लिए किया जाता है। जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, नस्ल के नाम पर जो विरोध किए जाते हैं, वे जो इस प्रकार के ऊटपटांग विरोध हैं, फिजूल के विरोध हैं, ऐसे लोग भी इन्हीं व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, इन सभी प्रकार के लोगों का प्रयोग करके अपनी इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को राजतंत्र की व्यवस्थाओं में या तानाशाही व्यवस्थाओं में किस प्रकार से बदलती जा रही हैं और किस प्रकार से लोकतंत्र का संकट हमारे सामने उपस्थित हो गया है, उन सब बातों की पड़ताल रघुवीर सहाय ने इस कविता में करने की कोशिश की है। तो आइए पंक्तिशः इस कविता के भावार्थ को समझते हैं। पुरुष जो सोच नहीं पा रहे किंतु अपने पदों पर आसीन हैं और चुप हैं। कवि सर्वप्रथम उन लोगों की बात करता है जो अपने पदों पर तो आसीन हैं, अपने पदों पर तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे चुप हैं और विचारहीन अवस्था में हैं। वे लोकतंत्र के संकट या लोकतंत्र की हानि के बारे में विचार अपने मन में नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार के लोगों के बारे में प्रथम दो पंक्तियों में कवि बता रहे हैं। तानाशाह, क्या तुम्हें इनकी भी जरूरत होगी, जैसे तुम्हें उनकी है जो कुछ न कुछ ऊटपटांग विरोध करते रहते हैं।
तो तानाशाह उन सत्ताओं के लिए, उन शासकों के लिए यहाँ कवि ने प्रयोग किया है जो सत्ता पर आसीन तो लोकतंत्र का नाम लेकर हुए हैं, लेकिन उस सत्ता को प्राप्त करने के बाद वे तानाशाह बन बैठे हैं। तो ऐसे शासकों को कवि, ऐसे जनप्रतिनिधियों को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि हे तानाशाह, क्या तुम्हें उन लोगों की भी जरूरत पड़ेगी जो चुपचाप रहकर, जो विचारहीन रहकर अपना कार्य अपने पदों पर रहते हुए कर रहे हैं, जैसे कि तुम्हें उन लोगों की हमेशा जरूरत रहती है जो फिजूल की बातों पर, ऊट पटांग बातों पर केवल विरोध के लिए ही विरोध करते रहते हैं। उनके विरोध का कारण कोई सकारात्मक नहीं होता, अपितु उनके विरोध का कारण केवल और केवल विरोध करना ही होता है। किसी प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन करना उनके विरोध का कारण नहीं होता है। आप इस बात को इस भांति समझ सकते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, नस्ल के नाम पर कुछ गलत प्रकार के विरोध करते हैं, मान लीजिए कि हम उदाहरण लेते हैं, यूरोप में अभी जो शरणार्थियों को लेकर कुछ दक्षिणपंथी लोगों द्वारा विरोध किए गए कि ये शरणार्थी, मुस्लिम शरणार्थी इन देशों में आए हैं तो ये यहाँ व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं, और उनके विरोध में लोगों ने बहुत कुछ कहा। वास्तव में इस प्रकार के प्रचार या इस प्रकार के प्रोपोगेंडा उन लोगों के द्वारा फैलाए जाते हैं जो लोकतंत्र के विरोधी होते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विरोधी होते हैं। इस प्रकार के प्रचार, इस प्रकार के प्रोपोगेंडा वे इसलिए फैलाते हैं कि समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पनपने में बाधा उत्पन्न की जा सके। तो इसलिए कवि तानाशाह से पूछता है कि हे तानाशाह, क्या तुम्हें उन चुपचाप रहकर कार्य करने वाले लोगों की भी उसी तरह से जरूरत पड़ेगी जैसे कि ऊटपटांग मुद्दों को लेकर विरोध करने वाले इन लोकतंत्र के विरोधी लोगों की आवश्यकता पड़ती है? यदि देखें तो शासकों को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ भी सकती है और नहीं भी पड़ सकती है। कैसे पड़ सकती है? क्योंकि एक दुष्यंत कुमार का शेर मुझे याद आता है, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। ऐसे लोग जो विरोध दर्ज नहीं कराते, कमीज ना होने पर कमीज की मांग नहीं करते, अपितु वे अपने पैरों को अपने पेट पर लाकर अपने तन को अपने पैरों से ही ढकने का प्रयास करते हैं। तो ये जो लोग, ऐसे जो लोग हैं जो विरोध नहीं करते हैं और सभी अन्याय को, अत्याचार को, भेदभाव को चुपचाप रहकर सहन करते हैं, ये इस प्रकार की सत्ताओं के लिए बहुत ही उपयुक्त लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो विचारहीन हो गए हैं, चुपचाप मौन रहकर अपना कार्य करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत सत्ताधीशों को इसलिए पड़ सकती है कि वे विरोध नहीं करते और उनके किए गए कार्यों को चुपचाप रहकर बिना विचार किए हुए ही स्वीकार कर लेते हैं। और नहीं इसलिए कि ऐसे लोगों से इन सत्ताओं को क्या प्रयोजन, जो कर्मशील हैं, काम करते रहते हैं, उन्हें तो ऐसे शरारती तत्वों की आवश्यकता है जो जनता के असल मुद्दों को दबाए रखें। देखिए होता क्या है कि जनता के लिए असल मुद्दे क्या होते हैं? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, रोजगार, ये सब जनता के असल मुद्दे होते हैं। लेकिन जो प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है, जो प्रचार किया जाता है, उनके द्वारा किया ये जाता है कि धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, जाति के नाम पर विरोध करवाए जाते हैं, लोगों को लड़वाया जाता है, ताकि जो जनता से सरोकार रखने वाले जो असल मुद्दे हैं वे कहीं न कहीं उन छद्म मुद्दों के शोर में, उन ऊटपटांग विरोधों के शोर में कहीं न कहीं दब जाएं और
जो जनता के शासन की बात की जाती है, देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का शासन। तो जो लोगों का शासन की बात की जाती है वो बात कहीं न कहीं पीछे छूट जाएं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, जो उन्हें विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष महत्व प्राप्त है, वो ज्यों का त्यों बना रहे। सब व्यवस्थाएं अपने को और अधिक संकट के लिए तैयार करती रहती हैं। जितनी भी व्यवस्थाएं, चाहे वह न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे वह राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था हो, वे सब दिखाती तो ये हैं कि कोई संकट आने वाला है और उस संकट के लिए वे स्वयं को तैयार कर रही हैं, और उस संकट से निपटने के लिए वे कानून और नियम बना रही हैं। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि यह कोई जो संकट, जिस संकट के बारे में वे बताती हैं, वह कोई संकट नहीं होता है, वह कोई मुद्दा नहीं होता है, अपितु वे तो नियमों में परिवर्तन या वे तो कानूनों में परिवर्तन इसलिए करती हैं कि किस प्रकार से अपनी सत्ता को और अधिक मजबूत बनाया जा सके, और लोगों को बताती रहती हैं कि यह व्यवस्था बिगड़ रही है। साथ ही लोगों को कुछ ऐसे झूठे कारण भी बताती रहती हैं कि इन कारणों से जो ये व्यवस्था है यह बिगड़ रही, इस व्यवस्था पर संकट उत्पन्न हो गया है, इसीलिए हम इस प्रकार के जो कानून हैं और जो नियम हैं वो बना रहे हैं। हालांकि उन नियमों और कानूनों से लोकतंत्र को संकट अवश्य है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि रूस में व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस प्रकार के संविधान में परिवर्तन कर दिए हैं कि 2036 तक, अगले 16 साल तक वही राष्ट्रपति रहेंगे। चीन में देखेंगे आप, शी जिनपिंग ने इस प्रकार के प्रावधान कर दिए कि जब तक वह जीवित रहेंगे वही देश के शासक रहेंगे। तो यह सब कैसे किया गया होगा? आप यदि इसकी पूरी प्रक्रिया पर नजर रखें और जानने की कोशिश करें तो यह जनता को यह बताकर ही किया जाता है कि ये सब नियम या ये सब कानून या ये सब परिवर्तन इसलिए किए जा रहे हैं कि हमारे देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और जो हमारी व्यवस्थाएं, चाहे वे न्यायिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था हो, हम उस संकट से निपटने की तैयारी के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों की तरफ रघुवीर सहाय जी ने संकेत किया है कि व्यवस्थाएं जो हैं संकट से निपटने के नाम पर इस प्रकार के कानून और नियम बनाकर स्वयं को तैयार करने की बात जनता को बताती रहती हैं, और वे दिन भर दिन इस प्रकार के कार्य करती हैं कि वे लोकतंत्र को खतरा उत्पन्न करते हैं, लोकतंत्र को नष्ट करने का काम वे करते हैं, और लोकतंत्र को राजतंत्र और तानाशाह में परिवर्तित करने का प्रयास वे निरंतर करते रहते हैं। तब जो लोग सचमुच जानते हैं कि यह व्यवस्था बिगड़ रही है, वे उन लोगों के शोर में छिप जाते हैं जो इस व्यवस्था को बिगाड़ते रहना चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब कोई भी सत्ता पर बैठा हुआ किसी जो शासक जिसे हम कहते हैं वह इस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम करे और किसी भी जनता में किसी को भी पता न हो कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, किस प्रकार से लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित किया जा रहा है। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको वास्तविकता का ज्ञान होता है। यहाँ पर रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जिन्हें इन वास्तविकताओं का ज्ञान है, जो असलियत को जानते हैं, वे लोग यदि आवाज उठाएं भी, वे लोग यदि बताना भी चाहें और लोगों को कि किस प्रकार से ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, किसी संकट का सामना करने के नाम पर जो ये व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहे हैं और ये व्यवस्थाएं हमारे लिए ही, हमारे लोकतंत्र को ही संकट उत्पन्न कर रही हैं, ये वास्तविकता वे यदि और जनता को बताना भी चाहें तो उनकी आवाज उन लोगों के शोर में दब जाती है जो ऊट पटांग बातों को लेकर विरोध करते रहते हैं। जैसे कि
जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं, रोटी का, कपड़े का या शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का, इन सब के जो मुद्दे हैं वे किसी प्रकार की धार्मिक जो लड़ाइयाँ हैं, धार्मिक विरोध हैं या जातिगत विरोध हैं या नस्लीय विरोध हैं जो प्रोपोगेंडा के तहत राजनेताओं के द्वारा फैलाए जाते हैं, इनमें कहीं ना कहीं दब जाते हैं और उन मुद्दों को उठाया ही नहीं जाता है, उन मुद्दों के बारे में बात ही नहीं की जाती है। तो वैसे ही उन लोगों का शोर भी ऊट पटांग विरोध करने वाले लोगों के शोर में कहीं न कहीं दब जाता है और ये बात उभरकर जनता के सामने नहीं आ पाती है, क्योंकि उसी में उनका हित है। और यह सब इसलिए किया जाता है, ये प्रोपोगेंडा इसलिए फैलाए जाते हैं, इसी में इन शासकों का, इन तानाशाहों का सुख निहित है। क्या सुख निहित है, क्या भला निहित है इनका, कि जो इनको विशेष वर्गीय स्थिति प्राप्त हो चुकी है या जो इनको एक विशेष महत्व वाली स्थिति प्राप्त हो चुकी है, जिसे हम सुविधा वाली स्थिति कहते हैं, वह स्थिति इनकी कहीं न कहीं तभी बनी रहेगी, विशेषता या महत्व इनका कहीं न कहीं तभी बना रहेगा जब संसार में या कहें कि किसी देश में लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र रहेगा। अब देखिए यह बात आगे दो पंक्तियों में स्पष्ट हो जाती है। लोकतंत्र का विकास राज्यहीन समाज की ओर होता है। देखिए लोकतंत्र का विकास, जब लोकतंत्र अपनी विकसित अवस्था में पहुंच जाता है, पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब जो समाज है वो राज्यहीन हो जाता है। राज्यहीन होने का यहाँ पर अर्थ क्या है? राज्य का मतलब होता है उसमें कोई राजा होगा, बाकी सब प्रजा होंगे, कोई एक शासक होगा, बाकी सब शासित होंगे, कोई एक शोषक होगा, बाकी सब शोषित होंगे। लेकिन राज्यहीन का अर्थ क्या है? ना वहां पर कोई राजा है, ना वहां पर कोई प्रजा है, ना कोई शासक है, ना कोई शासित है, ना कोई शोषक है और ना ही कोई शोषित है, सभी एक समान है। इस प्रकार का राजा, प्रजा का, शासक और शासित का उस समाज में कोई भेद नहीं होता। यही लोकतंत्र की चरम अवस्था होती है। और यदि लोकतंत्र का विकास हो जाएगा, यदि जो लोकतंत्र का नाम लेकर, लोकतंत्र का सहारा लेकर सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, वे लोकतंत्र को विकसित कर देंगे, उस अवस्था तक पहुंचा देंगे, तो उनको जो विशेष महत्व मिला हुआ, क्योंकि जब सभी समान हो जाएंगे, राजा प्रजा का कोई भेद नहीं रहेगा, तो उनका महत्व कैसे रहेगा? उनको जो विशेष वर्ग का दर्जा जो मिला हुआ है, वह दर्जा उनको कैसे मिलेगा? तो इसी की बात ऊपर की गई थी कि इसी में उनका हित है कि वे लोकतंत्र को विकसित अवस्था में न जाने दें, और इसीलिए वे लोकतंत्र को हमेशा ही बिगाड़ते रहने का प्रयास करते रहते हैं। इसलिए लोकतंत्र को, लोकतंत्र में शासक बिगाड़ कर राजतंत्र बनाते हैं। कि इसलिए ये कवि कहते हैं कि क्योंकि जो लोकतंत्र का विकास है वह राज्यहीन समाज में होता है, वहां पर वर्ग भेद समाप्त हो जाता है और कोई छोटा बड़ा नहीं रहता है। तो क्योंकि शासक यह बात नहीं चाहते हैं, शासक यह नहीं चाहते हैं कि कोई भी समाज राज्यहीन अवस्था में जाए, वहां पर वर्ग भेद समाप्त हो जाए, उसको जो विशेष वर्गीय स्थिति मिली है वह समाप्त हो जाए। इसीलिए वे शासक क्या करते हैं कि लोकतंत्र को बिगाड़कर हमेशा ही राजतंत्र में परिवर्तित करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट किया जा सके और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को राजतंत्र की व्यवस्था में और तानाशाही की व्यवस्था में परिवर्तित किया जा सके।